साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ दिनों तक जंग चली है, अब देखिए सबके अपने अपने हिसाब हैं, मायने हैं, सब कोई अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रखता है। भारत ने कितना बड़ा काम किया ये तो पाकिस्तान भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है और भारत के लोग तो जानते ही हैं दोस्तों। लेकिन इस पूरे मसले पर एक चीज जो छूट गई उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, और वो है भारत के जासूस, भारत की खुफिया विभाग। उसने क्या कमाल किया दोस्तों, क्या कमाल किया, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। उन भारतीय जासूसों को आज सलाम करने का दिन है। मैं तो सैल्यूट करता हूं दोस्तों, और आप भी सैल्यूट करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि ये जासूस मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी ताकत बन गए। आप कई चीजें ऐसी होती है ना दोस्तों, जब आप ऊपरी नजर से देखिए तो सब दिखता है। भारतीय सेना तो महत्वपूर्ण है ही, सरकार दिखती है, अधिकारी दिखते हैं, यहां तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव या दो महिला सैन्य अधिकारी, महिला शक्ति आई, उनके बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन जिसकी चर्चा नहीं हुई उसके बारे में बताना चाहता हूं, और इसीलिए दोस्तों आज उन्हें सैल्यूट करने का दिन है। मैं निवेदन करता हूं, जब मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक चीज रखने जा रहा हूं, और हां एक बात बता दूं कि ये जो जिन जासूसों की बात कर रहा हूं ना, और उसके इर्द गिर्द जो चीजें चलती हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करने से पहले ही फैसला ले लिया था। जब ठोक रहे थे ना पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, उससे पहले फैसला ले लिया था। तो आज उनकी चर्चा, और आज मैं चाहता हूं दोस्तों अपने भारत के जासूसों के नाम पर पहला कमेंट, जय हिंद, उनको सैल्यूट कीजिए। आईबी के लिए, अपने रॉ के अधिकारियों के लिए, जो तमाम लोग अपने जीवन को संकट में डाल करके ऐसा करते हैं, पहला कमेंट उसके लिए। और इसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं दोस्तों, एक महिला जासूस के बारे में, जिसने आज नहीं कई दशक पहले क्या काम किया था, उसकी भी कहानी रखूंगा। और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि जो जासूस आज भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं, उसको कैसे कांग्रेस की सरकार ने कमजोर कर दिया था। हमारे देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति ने कैसे उसको कमजोर कर दिया, उसके खिलाफ कितना बड़ा अपराध का आरोप है, यह भी बताऊंगा। तो पहला कमेंट आज अपने जाबाज जासूसों के लिए, जय हिंद। और साथ ही दोस्तों उस गीत को भूलिएगा नहीं जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपने सैनिकों को समर्पित करते हुए उनके लिए तैयार किया था, वंदे मातरम। आप सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन ये गीत रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, अब तो इसकी और जरूरत है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत ने किस तरीके से सिर्फ 24 मिनट में 25 हमले कर दिए, किस तरीके से घुसकर मारा था, जिसके बाद पाकिस्तान की इज्जत चूर चूर हो गई। जो पाकिस्तान इतराता था कि हम तो परमाणु बम मेरे पास है, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका पूरा अहंकार खत्म हो गया। अब भारतीय सेना ने हमला कर दिया, लेकिन इसकी खास बात क्या थी दोस्तों? इसकी खास बात यह थी कि भारत ने जब हमला किया, और इसीलिए पाकिस्तान का तर्क कमजोर हो गया, तो जो 9 इलाके तय किए गए, उन 9 इलाकों में इतनी संजीदगी के साथ काम किया गया कि आतंकी किस शहर के किस इलाके में रहते हैं और कहां छिपे हैं यह भी पता लगा लिया। यह कैसे होगा दोस्तों? ये जासूस करते हैं, ये पता है कि भैया यहां पर ही ये रहते हैं। और आपने तो एक एक तस्वीर देखी ना कि पूरा मोहल्ला सेफ है, पूरा ग्राउंड सेफ है, कहीं कुछ नहीं हुआ, बस गुंबद में जाकर ठोक दिया मिसाइल। इसका मतलब है कि भारत सरकार के पास की जानकारी होगी ना कि ये आतंकवादी और यहीं रहते हैं, ये तो होगी ना।
तो ये जानकारी कहां से मिली दोस्तों? ये भारत के जासूसों ने दिया, ध्यान रखिए। और भारत के जासूसों के पास एक एक जानकारी सिर्फ इसकी नहीं है दोस्तों, मैं ये भी बता दूं भैया, जब पाकिस्तान ने ड्रोन के हमले किए और वो तो कहीं भी छोड़ दे रहे थे, मिसाइल कहीं भी छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, सब जगह छोड़ रहे हैं, भारत ने ये नहीं किया। भारत ने सिर्फ इनके एयरबेस पर हमला किया, मिलिट्री एयरबेस पर, 8 एयरबेस पर हमला किया था, जो खबरें आ गई। तो इसका मतलब उसकी भी स्पेसिफिक जानकारी थी। तो ये रॉ का कमाल है दोस्तों। और आप देखिए, जो लोग सोचते हैं ना कि ये सब कुछ अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं होता भाई। पहलगाम में हमला हुआ दोस्तों, और उसके बाद ये जो खबर दिखा रहा हूं ना आपको, आलोक जोशी वाला, ये 30 अप्रैल का है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में बड़ा बदलाव, पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी होंगे चेयरमैन। ये 30 अप्रैल का, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। मोदी जी को ये लेफ्ट लिबरल गैंग दुहाई देता रहा, मोदी जी कुछ करो, कुछ करो। मोदी जी क्या कर रहे थे ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी में बोर्ड में बदलाव किया और पूर्व रॉ चीफ को हेड बनाया आलोक जोशी। बोर्ड में 7 मेंबर, सबको बदला। 3 सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया। मैं नाम बताता हूं, पूर्वी पश्चिमी एयर कमांड एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और रियर एडमिरल मॉन्टी खन्ना। और इसके अलावा दोस्तों राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से, और बी वेंकटेश वर्मा 7 सदस्यीय बोर्ड में सेवानिवृत्त विदेश सेवा के अधिकारी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को बनाया गया। और ये पूरा जो जासूसी का काम है ना, वो रॉ का ही होता है। और रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये विदेशों में दोस्तों जितने भारतीय जासूस हैं जो काम करते हैं, और पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूं कि पाकिस्तान के शहर शहर में भारत के जासूस हैं जो बताते हैं कितना खतरा उठाते हुए काम कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइए। और रॉ की स्थापना दोस्तों 1968 में की गई थी। भारत चीन युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, इस सब को देख करके 1968 में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य बनाया गया था वो था विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है उसकी जानकारी लेना, आतंकवाद, जासूसी, विदेशी षड्यंत्रों से देश की रक्षा करना, भारत के रणनीतिक हितों को देखना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन विशेष बात जानते क्या है, ये जो रॉ के अधिकारी है ना, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करते, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। इसका मतलब है कि ये संसद, गृह मंत्रालय, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, इससे कोई पूछ ही नहीं सकता, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत काम करता है। इतना अधिकार है दोस्तों, और रॉ की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते। और इसमें जो अधिकारी होते हैं वो आमतौर पर सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS या रक्षा बलों से चुने जाते हैं। और ये जो रॉ के अधिकारी होते हैं वो दुनिया भर के जो खुफिया संगठन है, जैसे अमेरिका में CIA, मोसाद इजराइल में, ब्रिटेन का M16, इन सब के साथ इनका तालमेल होता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रॉ ने कितना बड़ा काम किया। भारत सरकार को इतना स्पेसिफिक इनपुट दिया कि भारत ने जब हमला किया तो पूरी दुनिया भी मजबूर हो गई भारत का साथ देने के लिए, जबकि हमने सीधे सीधे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चुनौती दी कि हम तुम्हारे घर के अंदर घुसकर मारेंगे, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके मारेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान ने किया तो उसको और खामियाजा उठाना पड़ा। ऐसे ही सीज फायर नहीं किया दोस्तों भाई, उसके तो 60-70% सब कुछ तबाह कर दिया, पूरा अवॉक्स तबाह कर दिया, हवाई अड्डे तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गए। ये जासूसों ने काम किया था दोस्तों। और जब मैं जासूसों की कहानी सुना रहा हूं तो एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक लड़की जिसका नाम सहमत खान, अब ये ओरिजिनल नाम नहीं है, किसी को नहीं पता, आज भी नहीं पता। इसकी कहानी सुननी चाहिए दोस्तों। भारत में जासूसों का गजब का इतिहास है।
1969 में दोस्तों अचानक से सहमत खान दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही एक लड़की है। उसको अपने पिता का फोन आता है कि बेटा तुम जम्मू कश्मीर आ जाओ। बोलती है पापा मैं तो पढ़ाई कर रही हूं। बोला बेटा तू आ जा। और जो पिता अपनी बेटी सहमत खान को फोन करता है वो दरअसल एक व्यापारी होता है, विदेशों में काम रहता है उसका। वो एक गंभीर कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। उसका जीवन कभी भी खत्म हो सकता था। वो भारत सरकार के लिए, सेना के लिए जासूसी का काम करता था। उसको समझ में आया कि अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो उसे लगा कि इस काम को छोड़ना नहीं है। उसने अपनी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुलाया, पढ़ाई छुड़वा दी और बोला बेटा मेरी आखिरी इच्छा है। क्या पापा? पिता ने अपनी बेटी को कहा कि बेटा मैं तो भारत सरकार के लिए जासूसी का काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो। और आप देखिए 1971 में गंभीर बीमारी के बाद वो ज्यादा दिन तक रहे नहीं, और उसके बाद जिस तरीके से अपनी बेटी को समझाया, बेटी तैयार हो गई। फिर भारतीय सेना ने सहमत को सब कुछ सिखाया, गुप्तचरी, रेडियो ऑपरेशन, सिग्नल पढ़ना, सेल्फ डिफेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सब कुछ सिखाया दोस्तों। और उसके बाद जानते क्या हुआ? सहमत की शादी एक प्रॉपर योजना के तहत, उसकी शादी एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इकबाल सैयद से कर दी गई। वो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था और उसके पिता एक ब्रिगेडियर थे। मजे की बात देखिए, सहमत पाकिस्तान चली गई और वो बड़ा अच्छा डांस जानती थी। अब वहां पर ऐसा घुल मिल गई कि पति का पिता, ससुर, वो सारे बड़े अधिकारी, और वो एक गुप्तचर थी भारत की। उसने सबका दिल जीत लिया और सारी इंफॉर्मेशन, चूंकि बड़ी अधिकारी थी तो बड़े लोगों के बीच आना जाना सब कुछ था, बच्चों को सिखा रही है डांस, तो वो सारी जानकारी भारतीय सेना को देती थी। एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हुई दोस्तों, और हमारा जो मुख्य बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लगाया गया, जिसके बाद बांग्लादेश को आजाद होना था, तो ये पूरी जानकारी वहां थी कि पाकिस्तान सेना को पता था। उसने अपना एक बेड़ा भेजा, जंगी बेड़ा, जो हमारे आईएनएस विक्रांत को खत्म कर देता, नष्ट कर देता। यह बात सहमत को पता चल गई। उसने तुरंत जानकारी दी और जानते क्या हुआ? विशाखापट्टनम में उस पाकिस्तानी बेड़े को मार गिराया गया, सारे लोगों को मार दिया, और इस तरीके से हमारा आईएनएस विक्रांत बच गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह सच्चाई है। लेकिन सहमत के बारे में उसके पति और कुछ लोगों को पता चल गया। वो प्रेग्नेंट थी। सहमत ने सबकी हत्या कर दी, सुन लीजिए, और फिर भारत वापस लौटने में कामयाब हो गई। सहमत भारत में ही है दोस्तों, उसका बच्चा भी है, लेकिन इस नाम को कोई ओरिजिनल नाम नहीं जानता, क्योंकि उसके बेटा है और उसकी जीवन पर भी खतरा पैदा हो सकता है। और इस कहानी को कब पता चला? एक पत्रकार हैं हरिंदर एस सिक्का, उनको पता चला तो उन्होंने इस पर कॉलिंग सहमत नाम की एक किताब लिखी है, जिस पर 2018 में एक फिल्म बनी राजी, जिसमें आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया है। तो ये तो भारत के जासूसों की कहानी है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि तब भी भारत की जासूस बेटी क्या कमाल किया, और आज भी भारत के जासूसों ने वही कमाल किया दोस्तों। लेकिन बीच में एक कलंकित करने वाला दौर आया, और ये दौर बड़े दुख से कहना पड़ता है, उसमें जो मुख्य आरोपी है वो भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी है दोस्तों, जिसको कांग्रेस ने इतना बड़ा पद दिया, लेकिन कभी वो भारत के हित के लिए काम कर पाए, मुझे तो नहीं लग सकता। अब ये कौन थे हामिद अंसारी? हामिद अंसारी ईरान की राजधानी तेहरान में राजदूत थे 1990 से 92 में। और ये पता कैसे चला ये भी बता देता हूं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इसके पूर्व अधिकारियों ने 2017 में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, और उसमें जानते क्या लिखा है कि ये जो अंसारी है इसके कार्यकाल की जांच कीजिए। 4 घटनाएं बताई
और बताया कि ना तो ये केवल अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, बल्कि इस आदमी की वजह से जो हमारे अधिकारी हैं उसकी जान को खतरे में डाल दिया था। और ये पुस्तक लिखी है 2010 में रॉ से रिटायर हुए एक ऑफिसर हैं एनके सूद। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था और ये कहा था कि अंसारी ने एक समय ये भी कह दिया था कि ईरान में जो रॉ का स्टेशन है उसको बंद कर दीजिए। अब ये हामिद अंसारी साहब ने क्या किया, जरा मैं आपको वो बताता हूं। 1991 में दोस्तों रॉ इस बात पर नजर रखे हुए था कि ये जो कश्मीर के मुस्लिम हैं वो ईरान क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, और इस पर बारीकी से नजर रख रहे थे, क्योंकि कश्मीर के ये मुस्लिम युवा धार्मिक शहर कूम जा रहे थे, हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां रॉ के नए अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारा राजदूत है, भारत का ही होगा, भारत के ही गुण गाएगा। उसने वो बात बता दी दोस्तों। और सूद की माने तो अंसारी ने ईरान के विदेश विभाग को उस अधिकारी के बारे में बता दिया, रॉ अधिकारी के बारे में, डीबी माथुर नाम है, जिसने ये बात बताई थी। मतलब रॉ के चीफ ने हामिद अंसारी को यह बताया कि हम यहां ऑपरेशन चला रहे हैं मुस्लिम युवाओं को बचाने के लिए। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जो उस समय राजदूत थे, उन्होंने ये बात ईरान के लोगों को बता दिया। और ईरान का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है सबाक। जानते क्या हुआ? माथुर साहब को सबाक के अधिकारियों ने उठा लिया, उनके जीवन को खतरे में डाल दिया। बाद में ये पता चल गया कि ये सही बात है, जो किया गया ये अंसारी की वजह से किया गया। तो किस तरीके से अपने जासूसों को खतरे में डाला, ये कहानी भी जानना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं अपने पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं बोलता, एक और घटना है दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान का एक पत्रकार है नुसरत मिर्जा, वो उपराष्ट्रपति जब थे हामिद अंसारी, उसके बुलावे पर आया था। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये बात है 2011 की दोस्तों। लेकिन वो पत्रकार नहीं था, वो आईएसआई का जासूस था। फिर जब वो पाकिस्तान लौटा तब उसने इस बात का खुलासा किया कि मैं तो दरअसल एक जासूस था, लेकिन मैं इसलिए गया क्योंकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मुझे बुलाया और मैंने भारत में रहते हुए कई संवेदनशील खुफिया जानकारी हासिल की और उसको आईएसआई को ट्रांसफर किया। अब ये सारी चीजें तो ऐसी है ना कि हामिद अंसारी बोलेंगे हमको तो नहीं पता, वो तो खारिज कर देंगे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि एक ऐसा आदमी जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहा, जो भारत को लगातार बदनाम करता रहा, जो ये कहता है कि इस देश में रहना असुरक्षित है, उस पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? तो ये जासूसी की कहानी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, कुछ दिनों तक तो हुआ ना, एक दिन मान लीजिए, या युद्ध के हालात बने, भाई उसमें भारत ने जो शानदार काम किया, शानदार तरीके से एक्शन लिया, उसमें जासूसों को सैल्यूट करना हमारा फर्ज था दोस्तों। और इसीलिए ये कहानी आपके सामने रखा है। अब सहमत का नाम तो कितने सालों के बाद आया, ओरिजिनल नाम नहीं है, तो इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है कुछ वर्ष तो इंतज़ार करने पड़ेंगे और तब आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन से जासूस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इतनी अच्छी खुफिया जानकारी दी और भारत सरकार ने भारतीय सेना को कार्रवाई करने की छूट दी और उन सारे आतंकियों को एक पल में मिट्टी में मिला दिया गया। तो दोस्तों मैं निवेदन करता हूं, जरूर उनको सैल्यूट कीजिए, जय हिंद लिख करके। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर वंदे मातरम, उसकी गूंज सुनाई पड़नी चाहिए, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।